जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल मजनू बाइज़ात जुल्फ़िकार सेकंड लास्ट एपिसोड और शुरू होता है चैप्टर 9 जिसका नाम है रब दिलां विच रहिंदा है। और रात बहुत सारी रातों जैसी ही थी, स्याह खामोश, हर ऐप को ढांप लेने वाली, बहुत सारे गुनाहों पे पर्दा डालने वाली, नन्हे नन्हे तारे जो बहुत सारे राजों के गवाह थे पर चुप थे, बारीक सा चांद जिसने अपनी जवानी की रातों में बड़े किस्से कहानियां देखी थी, गांव के वस्त में इस्तादा वो हवेली भी ऊँग रही थी और उसके बहुत सारे मकीन भी नींद की बाहों में झूला झूल रहे थे। बहुत सारे मकीन, मगर सारे नहीं, कम से कम वो 3 नहीं, वो जो एक तिकोन से जुड़े हुए थे। जी हाँ, कैस अयास, हमजा और वो जिसका नाम लिखने को भी दिल नहीं चाहता कि मोहब्बत को बर्बाद करने वालों को यही सजा मिलनी चाहिए और उनका नाम भी ना लिया जाए, यही सजा ना। और सीन हुआ खत्म। चत लेटा, माथे पे बाजू रखे, छत को घूरता हाफिज हमजा अपने बिस्तर पे वापस उस रात में पहुंचा जब उसकी महबूब बीवी उसे छोड़ गई थी। वो बेयकीनी से उस खत को देख रहा था। उन पे बिखरे लफ्ज उसे अपना मफहूम समझाने से तो जैसे कासिर ही थे। वो सोचने लगा कि वो चली गई, लेकिन क्यों? वो क्या बताता खुद को और क्या समझाता खुद को? उसने खत वहीं छोड़ा और हिम्मत करके उठा। एक महबूब गवा दिया तो दूसरे को तो नहीं छोड़ सकता था ना। मस्जिद के ऊंचे मीनार से उसकी आवाज में आजान की सदा बुलंद हुई थी और सीन हुआ खत्म। वो अनवर हुसैन था, ज़ेबा अनवर का शौहर। वो कब शुरू हुआ, कब परवान चढ़ा और कब इस नहज तक पहुंच गया कि वो देवी अपना सिंहासन छोड़ के उसके पीछे चली गई, पता ही न चला। उस रात में वो अकेली खड़ी रह गई थी। अभी अभी कैस उसे कहकर गया था, तुमने मुझे एक बार लिखा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो उस दिन वो मोहब्बत कहाँ गई थी सहरिश? वो जा चुका था और वो कहीं जाने के काबिल नहीं रही थी। तो क्या वो वाकई सिर्फ ख्वाहिश थी? कैस अयास सिर्फ एक चाह था और अनवर हुसैन वो क्या था? उस दिन पहली बार वो ज़ेबा अनवर के साथ आया था और ज़ेबा कैस से मिलने चली गई और अनवर हुसैन को बैठक में बैठा लिया गया। वो चाय की ट्रे पकड़ाने गई थी। जब उसने उस आदमी की एक झलक देखी तो वो तो बिल्कुल वैसा था, वैसा ही जैसा आज से सालों बाद कैस अयास होता। सुटेड बूटेड, वेल सेटल्ड, पढ़ा लिखा, खुश शक्ल, अमीर, वो हू बहू वही था। हाँ, लेकिन वो हाफिज हमजा नहीं था। उस दिन हमजा आया तो वो देर तक उन दोनों का मवासना भी करती रही। नतीजा तो खैर वो पहले निकाल चुकी थी। उसे कैस अयास चाहिए था, हाफिज हमजा नहीं। अब उसे कैस अयास की भी ख्वाहिश नहीं रही थी, बल्कि अब तो वो किसी और की ही तलबगार थी। और सीन हुआ यहाँ पे खत्म। जी हाँ, ज़ेबा अनवर का शौहर जिसका नाम था अनवर हुसैन। अब ये सब मामलात कैसे तय हुए? वो सब तो वहीं परवान चढ़ा था, उन सब के सामने और उन सब की नजरों के ऐन सामने। ज़ेबा आती तो उसके साथ वो लाजमी आते। चाय की ट्रे लिए वहीं बैठक तक वो जाती और वो बहाने बहाने से वहीं फिरती रहती। नजरों से उसने जान लिया था कि सामने वाला मर्द सिर्फ बीवी का शौहर नहीं है। पारसाई का तो क्या कहिए, वो तो बावफा भी नहीं था, बिल्कुल उसकी तरह ही तो था वो। उस दिन ट्रे वापस आई तो उसमें वो रुका भी था। हर धक धक करते दिल से उसने वो नामा पढ़ा। मुझे उसके लफ्जों से कुछ लेना देना नहीं था। मोहब्बत के खोखले दावे और जबरदस्ती के डकोसले हम सब ने कहीं न कहीं देखे या पढ़े या सुने तो जरूर ही होते हैं। मुझे बात भी नहीं करनी उन झूठी बातों की जो उन चिट्ठियों पे दर्ज थीं। बस यही कहूंगा कि बुराई में ज्यादा कशिश होती है। मोहब्बत तो खींचती ही खींचती है, लेकिन नफ्स ज्यादा खींचता है। तो जनाब उनमें कोई मकनातीस था और वो लोहे की कोई शय जो उसकी तरफ बढ़ती चली गई थी। और फिर वो झूठी मोहब्बत उन चिट्ठियों से निकल के मुलाकातों तक पहुंच गई थी और घर से निकलने के लिए उसके पास बहानों का अब ढेर होता था। कभी ये तो कभी वो। शौहर तो बला का एतबार करता था ना उस पे कि मर जाता तब भी उस पे शक न करता, और घर वाले उसके हुलियों के वश में असीर। तो वो भूल गई कि कोई कैस अयास भी है जिससे मोहब्बत के इजहार के लिए उसने खत लिखे थे और चालें चली थीं।
तो वो भूल गई कि कोई हाफिज हमजा है जिसके निकाह में वो आज भी है। वो बस एक फिक्रे के महवर के गिर्द गोल गोल चक्कर काट रही थी, और वो फिक्रा ये था कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। हर उसे भी वो अच्छा लगने लगा था, वैसे जैसे कभी कैस अयास उसे अच्छा लगा था, पर वैसे नहीं जैसे हमजा को वो लगती थी या जैसे कैस अयास को हीर लगती थी। उनमें वो बात नहीं थी। और मैं सच बताऊं, किसी को कैसे अच्छा लगता है और कैसे नहीं, इस पहेली का नाम तो मोहब्बत ही है ना। कैस अयास को हीर अच्छी लगती थी तो वो मोहब्बत थी। सहरिश को कैस अयास अच्छा लगता था तो वो कतन मोहब्बत नहीं थी। हाफिज हमजा उसे चाहता था तो ये मोहब्बत थी। अनवार हुसैन उसे चाहता था, मैं कैसे मान लूं कि वो भी मोहब्बत थी। जब तुम मुंह फाड़ के और सीना तान कर कहते हो कि मोहब्बत हर हद से आजाद है और किसी बात को नहीं मानती, तो मैं तुम्हारी बात को सच नहीं मानता। अरे मोहब्बत तो बजाते खुद एक हद है, वो हद जिसके उस पार गुनाह की फसल फल फूल रही होती है। और मोहब्बत बांध है जिसने नफ्स की मुंह जोर दरिया को काबू में रखा होता है। वो जिस मुकद्दस रिश्ते में बंधी थी, उसके बाद मोहब्बत उसे किसी और की तरफ जाने भला कैसे देती। वो जैसे हश्र मोहब्बत का कर आई थी, उसके बाद मोहब्बत उसे अपना आप कैसे सौंप देती। वो मोहब्बत नहीं थी और वो मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत वो थी जो कैस अयास ने हीर से की थी, और मोहब्बत वो थी जो हमजा ने सहरिश से की थी। मोहब्बत किसी भी हद से आजाद नहीं है। मोहब्बत एक हद है, वो हद जिसके उस पार गुनाह की फसल फल फूल रही होती है और वो रोके रखती है। बस फिर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और वो हर मुलाकात के बाद ही अपना कुछ हिस्सा वहीं उसके पास छोड़ आती और उसका कुछ हिस्सा अपने आप में मुकीद करके ले आती। उसकी इज्जत जर्रा जर्रा अब बिखरती रही थी। अनवर हुसैन की गाड़ी में, उसके किसी फ्लैट में और कभी कहीं किसी होटल में। उसे तो किसी की फिक्र अब नहीं थी। उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके घर में सब क्या करते हैं, हमजा, कैस, उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। और फिर उन्हीं दिनों से पता चला था कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी, और फिर क्या हुआ वो सब आपके सामने है। उसने जाकर उससे कहा कि अब आपको मुझे अपनाना होगा, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। और उसने उस दिन दो टोक कहा था और वो आएं बाएं शाएं करता रहा। और तब हमजा का भी रवैया अजीब सा हो गया था और सीन हुआ खत्म। कैस खामोश खड़ा खिड़की के उस पार देख रहा था। वो खिड़की बड़े आंगन में खुलती थी और सामने पेड़ थे और उनके नीचे क्यारी थी और वहीं वो सर झुकाए बैठी थी। वो अब वहीं बैठी मिलती थी, शायद इसीलिए कि वो उसे देखता रहे और कभी उसकी तपस्या से मुतासिर होकर कहे कि जाओ माफ किया। वो अब उसे वहां मिलती थी जहां कभी कैस मजनू की हालत में फटे कपड़ों के साथ पड़ा रहता था। लेकिन वो उसे कैसे माफ कर देता? उसे हीर की नम आंखों में अपने लिए पैदा की गई बदगुमानी याद आ जाती और वो फिक्रा सुनाई देता कि मुझे तुम पे एतबार नहीं है। हीर ने उससे कहा था ना, और वो सब इसी की वजह से तो हुआ था। उसका पिघलता दिल वापस पत्थर का हो जाता था। उसे वो दिन भी याद आ रहा था जब वो एक दिन उससे मिली और वो ज़ेबा अनवर के समझाने पे जिंदगी की तरफ लौट रहा था। उस दिन घर लौट रहा था जब दरवाजे पे वो मिली थी और उसे देखकर वो हैरान सी रह गई थी, क्योंकि वो तो उसे गंदे संदे हालों में देखने की आदी हो चुकी थी ना। लेकिन अब वो यूं, और ये कब हुआ? शायद अभी जब वो अपनी नई नवेली चाह के खमार में थी। क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो? क्या ये सब तुम्हारे मंसूबे का हिस्सा नहीं था? और वो चुप रही थी और फौरन से कोई जवाब भी नहीं सूझा था कि उसके मुंह में ठूंस के मुंह बंद करवा देती। और फिर उसने कहा था कि एक बात याद रखना कि हर अरूज को एक दिन सवाल होता है और मैं अपना सवाल देख आया हूं और अब तुम्हारी बारी है और मेरा दिल करता है कि वो नजदीक ही है। और फिर उस दिन हमजा की अलमारी में वो रिपोर्ट्स देख के उसे लगा कि वो उसी सवाल की बात कर रहा था कि वो तो कभी बाप बन ही नहीं सकता। और उस दिन सहरिश के पांव से जमीन निकल गई थी। उसे लगा वो जमीन और आसमान के दरमियान कहीं मुअल्लक हो गई है।
उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। हमजा चुप था और कब तक चुप रहता, एक न एक दिन सब जान ही जाते और तब क्या होता। वो एक भयानक सवालिया निशान था और इसी सोच के धारे में बहकर वो इसी मकाम पे पहुंच आई थी। और सीन हुआ खत्म। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमजा ने जेब से वो खत निकाला था, वो खत जिसे आज भी जुबानी याद था। उसकी खुश्क आंखों में चश्मा ही फूट पड़ा था। उसे याद आया कि उस दिन फजर के बाद जब वो घर लौटा था तो वो खत बच्चे बच्चे ने पढ़ लिया था और चाची दिल पकड़े बैठी थी और चाचू सर और अम्मी तो रो रही थी और अब्बू गुस्से में गालियां दे रहे थे। दादाजी खामोशी से सर झुकाए बैठे थे और उसकी आंखों से आंसू कत्तार बनाए गालों पे बह निकले। खत पे लिखे जुमले अब धुंधला चुके थे और वहां बैठे सब अपनी अपनी ही तो बातें कह रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं ढूंढूंगा उसे और वापस लाऊंगा, और कोई कह रहा था कि कत्ल कर दूंगा। वहीं ये और फलां सब अपनी अपनी ही तो कह रहे थे और वो थके थके कदमों से चलता हुआ आगे आया। कोई कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा परिंदा था और उसका पिंजरे में दिल घबरा रहा था तो मुझसे आजादी मांग बैठा। अब मेरी तरफ से वो आजाद है। और ये कहकर वो रुका नहीं और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और सीन हुआ खत्म। अगला सीन शुरू होता है सहरिश से, जो कि गुलाबों की क्यारी के किनारे बैठी थी और सर झुकाए और बाजू घुटनों के गिर लपेटे। किसी एहसास के तहत उसने सर उठाया। फुप्पो के पोर्शन में खुलने वाली खिड़की खुली हुई थी और कमरे में रोशनी थी और वो खड़ा सामने दिखाई दे रहा था और वो बस खामोश बैठी उसे देखती रही। तुम्हें अपनी मोहब्बत लिखा और कहा, लेकिन कभी अपनी मोहब्बत समझा नहीं। समझा होता तो तुम और मैं आज यहाँ नहीं होते और शायद यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें मोहब्बत के सारे असूल पता थे और मैं उसकी मीम से भी नावाकिफ थी और यही सोच के वो रह गई। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अनवर और सहरिश के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि उसे वापस यहाँ आना पड़ा था। सहरिश एक दिन अनवर के घर जाती है और अनवर तो उसे देखकर हैरान ही रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों आई हो और रात के इस वक्त किसी ने देख लिया तो। अनवर ने जल्दी से कोठी की तरफ देखा और उसे बाजू से घसीट के अंधेरे में लाया। मैं सब कुछ छोड़ आई हूं अनवर, इससे पहले कि सब मुझसे सवाल करते मैं उन्हें जवाब दे आई हूं और वो जवाब जो तुम हो। उससे कहने लगा कि क्या तुम पागल हो गई हो, ऐसे मुंह उठाकर आ गई हो, और अगर ज़ेबा को खबर हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो उसे देख कर रह गई और कहने लगी तुम्हें बस उसी की परवाह है और मेरा क्या। तुम चंद सालों की बच्ची नहीं हो सहरिश, मैंने तुम्हें कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आने के लिए तो नहीं कहा। हाँ लेकिन मैं आ तो गई हूं ना। मुझे बिन बुलाए और जबरदस्ती के मेहमानों से नफरत है। और वो भौंचकी से रह गई और वह कहने लगा देखो सहरिश, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं और तुम जैसी लड़कियों से खैर घर तो नहीं बजाया जा सकता ना। मैंने इशारा किया और तुम रुक गई, और तुम ना रुकती चली जाती। जो गुजर गया है वो अच्छा वक्त था, तुम चाहोगी तो वैसा ही अच्छा मुस्तकबिल भी होगा, लेकिन तुम मेरी जिम्मेदारी बनने की कोशिश मत करो। और अभी वो वापस मुड़ने को ही था कि उसने कहा मैंने तुमसे मोहब्बत की है अनवर। और वो रोते रोते चिल्लाई और वो उसकी तरफ मुड़ा और कहा लगा के हंसा और हंसता ही चला गया और कहने लगा मोहब्बत स्वीट हार्ट, मेरी बीवी ने मुझे बताया कि यही मोहब्बत का दावा तुमने पहले भी किसी से किया है और उसे तो तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। और उसने उंगली उठाई। देखो मुझे कैस अयास मत समझना, मैं खुद को तोड़ने वालों को रेजा रेजा कर दिया करता हूं, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना तुम। और सीन हुआ खत्म। एक मशहूर कहावत है ना कि जो बोगे काटना तो पड़ेगा, और वो यही बो के आई थी तो अब काटना तो पड़ना ही था। उस रात में वहां बेयारो मददगार खड़े जब उसकी मोहब्बत उसके मुंह पे मारी गई तो उसे बस एक इंसान याद आया था और वो था हमजा और उसका शौहर, जिसे ठेंगा दिखा के वो फुर हो गई थी। और अब गुलाबों की क्यारी के पास बैठी सहरिश की आंखें भीगने लगी थीं और कैस अयास खिड़की से हट चुका था और सफेद पर्दे हवा से लहरा रहे थे। एक और रात जागते जागते कट गई थी और तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया था और हमजा ने वो वर्क जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ। बड़ा आंगन गहरी नींद सो रहा था और वो धीमी धीमी हवा से लोरियां सुना रही थी।
नीम के ऊंचे दरख्त की छांव के नीचे क्यारी के पास वो बैठी हुई थी और सर घुटनों में दबाए खामोशी से और अफसरदा सी, और वह खड़ा उसे देखता रहा। उसे यूं देखा उसने कि आज भी उतना ही उसे दर्द हुआ था जितना उस दिन जब, और सीन हुआ खत्म। वो बेयकीन सा खड़ा उसे देखता रह गया। पट्टियों और नालियों में जकड़ी वबा मुश्किल सांस ले पा रही थी। अभी चंद घंटों पहले जब उसे फोन आया तो उसे यकीन नहीं आया था। वो कोई इंस्पेक्टर था और उसने कहा था कि आप हमजा साहब बात कर रही हैं, और जवाब आया था जी, आपकी बीवी हमें बहुत बुरी हालत में मिली है। और वो भीगी नजरों से खड़ा यकटक उसे देखता रह गया। और फिर जवाब आया कि वो 6 घंटे कोमा में रही थीं। और मुमानी तो उससे मिलने से साफ ही इनकार कर दिया और कहा कि अल्लाह करे मर ही जाए, हमारे लिए तो वैसे भी वो मर ही गई है, और अल्लाह करे कि ना ही बचे। और एक बस वही अकेला था जो उसके सरहाने खड़ा रहा था हर वक्त और मुसलसल। और आज वो आगे बढ़ गया और वो वहीं रह गई, पछतावे और पशेमानी की आग में झुलसती हुई। उस रात के अंधेरों में, उस गुजर चुकी रात के कर्ब सहती वो वहीं रह गई थी। वो अनवर के हाथों जलील होकर वापसी के लिए पलटी थी और बस स्टॉप पे खामोश थी। वो उस बस में जा बैठी। उसने सोचा कि वो मुझे माफ कर देगा, और मुझे पता है कि वो मुझे चाहता है, और शायद उसे अभी तक पता भी ना चला हो कि मैं घर में नहीं हूं, और शायद अभी उसने वो खत भी ना पढ़ा हो। और नहीं, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगी। वो अपनी सोचों में ही मसरूफ थी कि बस में 2 आदमी और चढ़ आए और दरवाजा बंद कर दिया गया। और उसके बाद क्या कुछ हुआ उसके साथ आप देख सकते हैं। वो रोती रही, वो चिल्लाती रही, लेकिन किसी को उस पे रहम नहीं आया था। आज वो किससे गिला करती और क्या गिला करती। यही सब तो उसने बोया था ना, और यही सब तो उसने चाहा था। जुल्म, उसने जुल्म ही तो बोया था। अब वो बदले में रहम कैसे पा लेती। कैस अयाज भले फरिश्ता नहीं था, पर वो अपने रब का बंदा था, और वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, उसने उस रब के कहर को ललकारा था। दादाजी मुझे बचा लें, और दादाजी वो फूट फूट के रो रही थी ना, और कह रही थी कि इसे माफ मत करना हीर, और इसे माफ करो तो समझो मैं तुम्हारे लिए मुर्दा। उसकी लाचारगी, उसकी बेबसी से महसूस होती रही थी। और उसने भी तो कहा था कि तुम्हें माफ नहीं करूंगा, सहरिश अल्लाह के घर पूछूंगा। और उसके बाद उस बेजान सी लड़की को कूड़े के किसी ढेर पे फेंक दिया गया था। और आखिरी सोच आंखें बंद होने से पहले जो उसके दिमाग में आई थी वो ये थी कि तुमने एक बार मुझे लिखा था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम्हें इस मोहब्बत को बर्बाद करते कुछ नहीं हुआ। मेरी मानो तो जान लो, शिर्क करोगे तो आगे चल के पूछेगा, तौबा कर लोगे तो माफ, पर किसी का दिल दुखाओगे ना तो ना यहाँ माफी मिलेगी और ना ही वहां। और यूं वो अपने अंजाम को पहुंची। वो सुबह उठा तो बरामदे की सीढ़ियों पे नाना जी खामोश बैठे थे। वो जल्दी से आगे बढ़ा और कहने लगे कि आप कब आए, मुझे बुला लेते ना, और कब से बैठे हैं यहाँ सर्दी में। उन्होंने बूढ़ी आंखों से देखा और वो चेहरा हमेशा जैसा ही तो था। लहक लहक के चंद साल का कैस अयाज उन्हें प्यारे नाना मेरे नाना सुना रहा था, और वो वही चेहरा था। वह लड़कपन में उनको अपना मेडल दिखा रहा था, वही का वही, और उनके सामने रो रो के खुद को बेकसूर कहता हुआ, हाँ तब भी तो वो वही चेहरा था, तो तब क्या हुआ था। और उनकी आंखें भीग गईं और उन्होंने कहा कि मुझे हसीना के पास ले चल, और कहा कि बड़ा जुल्म कमाया मैंने, और बड़ा जुल्म कमाया, क्योंकि अब सहरिश की असलियत सबके सामने आ चुकी थी। वो मिट्टी पे हाथ मार मार के नाना जी रो रहे थे और बच्चों की तरह
कैस को उन्हें संभालना अब मुश्किल हो गया था। कहने लगे कि मुझे पता है तू कल को इसके सामने मेरा गिरेबान पकड़ेगी, मुझे पता है तू मुझसे पूछेगी कि अब्बा जी अब बोलें, मैं क्या बोलूंगा और मैं कैसे बोलूंगा। उनका बिलकना सारे कब्रिस्तान में जैसे गूंज रहा था। हाय धीरानी, मेरी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी, मैं किससे माफी मांगू और मैं क्या क्या अजाला करूं। और अब वो भी रोता जा रहा था। और नाना जी कहने लगे कि मेरे हाथ टूटे और मेरे हाथ टूटे। और फिर 2 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद सहरिश घर भी आ गई थी और हमजा ही उसे लाया था। और कहाँ लेकर जाता उसे? मांस को जिस्म से जुदा करता है भला कोई? कैस अयाज ने सबको तो माफ कर दिया था, और उनमें से सबको, और उनके कहने से पहले और मांगने से पहले, लेकिन उसे देखने से भी उसने इनकार कर दिया था और उसके मुंह पे ही दरवाजा भी बंद कर दिया था और वो वहीं चौखट पे बैठ गई। उसने कहा कि सारी जिंदगी भी बैठी रहना तो भी माफ नहीं करूंगा, और मुझे मेरी माँ की कसम है माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मुझसे मेरी हीर छीन ली। और वह दरवाजे के इस पार रो रही थी और वो उस पार रो रहा था, और फर्क ये था कि वह नदामत के आंसू बहा रही थी और वो मोहब्बत खोने पर। और सीन हुआ खत्म। मस्जिद से आजान की सदा बुलंद हुई और अपने कमरे में अलमारी के सामने खड़े कैस ने उन अवार्ड्स को देखा और सोचा कि आजमाइश गुजर गई और इनामात की अब बरसात हो गई। CSS क्लियर हो गया और उसकी सिलेक्शन हो गई और उसके 4 नॉवेल पब्लिश हो गए और नया रसाला भी शुरू हो गया और ड्रामा तो पहले ही हफ्ते में हिट हो गया। 6 और स्क्रिप्ट और 2 फिल्में। 1.5 साल तक अपना नाम भी भुला देने वाला मजनू वापस कैस अयाज बन गया था। उसने अलमारी में रखा वो डब्बा उठाया और वो आखिरी तोहफा, वो जो उसने शादी वाले दिन उसे देना था, और वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा और कहने लगा कि खुदा करे मैं ये तोहफा तुम्हें कभी न दे पाऊं हीर, खुदा करे तुम हमेशा उसी की रहो, और खुदा करे मैं अब तुम्हारा कभी भी ना रहूं, और खुदा करे। उस दिन उसने मुमानी से कहा था कि मेरा एक काम कीजिएगा, उसे कभी मत बताइएगा कि मैं बदकिरदार नहीं था, उसे झूठ के साथ ही जीते रहने दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि उसे कभी ये लगे कि उसने मुझे छोड़ के गलती की है या कहीं वो भी मुजरिम है। और मुमानी तो उसे देख कर रह गई। उसने उंगली में पड़ा वो छल्ला देखा। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि वो सिर्फ छल्ला नहीं था? तभी उसे बाहर चीखें सुनाई दी तो वो बौखला के भागा। बड़े आंगन में मुमानी लंबे लंबे सांस लेती जमीन पे बैठी हुई थीं और आवाज आई कि हीर के शौहर को किसी ने गोलियां मार दी हैं। और सीन हुआ यहाँ पे खत्म। अगली एपिसोड होगी लास्ट एपिसोड। कैसी लगी आज की एपिसोड जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।